हेलो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। आपका स्वागत है आज इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के सीपीओ के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि 2020 का जो सीपीओ का नोटिफिकेशन था वो आ चुका है। देखिए एसएससी में जो सीपीओ का कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्या क्या इसका इंग्लिश में पढ़ना है, मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है। और आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस चैनल पर मैंने उसे आपको प्रोवाइड कराया है। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंग्लिश के बारे में, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज जो हम लोग यहाँ बात करेंगे, ये जो बात होने वाला है एसएससी के सीपीओ के बारे में बात होने वाला है। देखिए सीपीओ जो होता है ग्रेजुएट लेवल पे होता है, इसके मैंने एक वीडियो बनाया है तो आप ज़रूर इसे देखेंगे। चलिए आज जो है ये जो आपका 22 जून है, आज से हम स्टार्ट करते हैं। हर सुबह आपको 9 बजे बिल्कुल एसएससी का सीपीओ को बिल्कुल टॉपिक वाइज एक आपको दिया जाएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उसके कहने से पहले कहूँगा कि जो आपका एसएससी सीपीओ का जो एक क्लास चल रहा है आपका यूट्यूब चैनल पर, आपका ये चैनल पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर है। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो ज़रूर इसे लास्ट तक देखेंगे और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। देखिए एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको पहले तो बात करेंगे कि हम एसएससी के जो सीपीओ है उसमें क्या क्या आपको एवरीडे की क्लास में दिया जाएगा। देखिए एवरीडे के क्लास में आपको द हिंदू एडिटोरियल दिया जाएगा, 2 एडिटोरियल आपको कराया जाएगा एवरीडे। ग्रामर भी एवरीडे आपको कराया जाएगा। द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी भी आपको कराया जाएगा, एवरीडे आपके एग्ज़ाम के लिए चलाए जाएंगे। और ये जो देखिए टॉपिक के जो सारे मैं बता रहा हूँ अभी एसएससी सीपीओ के अकॉर्डिंग, ये केवल एसएससी के सीपीओ में ही नहीं आते हैं, एसएससी के बाकी एग्ज़ाम में भी आते हैं, डिफेंस के भी पेपर में आते हैं, बैंक के पेपर में, सारे पेपर में पूछे जाते हैं। अब जैसे देखिए मैं 4 नंबर पे बात करूँ तो सैनोनिम्स एंटोनिम्स, इसमें 2 तरह के सैनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, प्रीवियस पेपर से भी होता है और द हिंदू एडिटोरियल से भी होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सीडीएम एंड फ्रेज ये भी होता है। अब उसके बाद मैं और बात करूं आपके साथ तो आपको पैसेज पढ़ाया जाता है। पैसेज देखिए 2 तरह से पढ़ाया जाता है, एक तो द हिंदू एडिटोरियल से और एक आपको अलग से पढ़ाया जाता है। क्लोज टेस्ट कराया जाएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट और मॉक टेस्ट। एसएससी है आपका तो एसएससी का एक मॉक टेस्ट, डिफेंस का भी मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो चलिए आप इस वीडियो से लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। पहला क्लास है आपका, ज़रूर आप इसे देखेंगे और अपने पास एक कॉपी और पेन रखेंगे। देखिए मैं मानता हूँ कि जो इस बार सीपीओ का पेपर देने वाले होंगे उनको पहले कुछ न कुछ इंग्लिश की जानकारी होगी। अगर है तो भी बहुत अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। देखिए हम लोग डायरेक्ट टू दी पॉइंट पे बात करेंगे कि वो एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं आज आपके साथ जो है सबसे पहले एसएससी का ही पूछा गया सवाल है सीपीओ का 2015 का, आज मैं उस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और मैं बात करूँ तो इस वीडियो में इस जो पहला क्लास है एसएससी सीपीओ का, इसमें मैं 3 टॉपिक पे बात करूँगा, कॉमन एरर पर, सैनोनिम्स पर और वन वर्ड पर। एवरीडे मैं ऐसे बात करते चलूँगा। तो चलिए देखिए पहले तो आपको ये देखना होगा कि एरर बनाने से पहले उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कि एवरीवन मतलब लिखा है प्रत्येक लोग। एवरीवन एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर में होता है। एवरीवन वर हैप्पी, कह रहा है कि प्रत्येक लोग खुश थे। टू हियर सुनकर, अबाउट बारे में, हिज सक्सेस उसके सफलता के बारे में, यानी प्रत्येक लोग खुश थे उसके सफलता के बारे में सुनकर। ये देखिए नए पैटर्न का एरर है। देखिए इसमें ए लिखा है कि आपको देखिए 4 ऑप्शन है, अबाउट हिज सक्सेस, एवरीवन वर हैप्पी, टू हियर, नो एरर। तो आपको ये देखना है कि ये चारों में से कौन होगा। देखिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, नहीं ऐसा बात नहीं है। पहले तो आपको ये देखना है कि जो एवरीवन से लेकर सक्सेस तक जो ये स्टेटमेंट दिया है इसमें कहाँ गलत है। आपको लग रहा है कि अगर वो गलत है तो जैसे आपको लग रहा है कि अबाउट हिज सक्सेस गलत है, तो देखिए अबाउट हिज सक्सेस गलत लग रहा है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। आपको लग रहा है कि एवरीवन वर हैप्पी, ए गलत लिखा है तो आपका बी हो जाएगा। आपको लग रहा है कि टू हियर गलती है तो आपका सी होगा। और आपको अगर लगता है कोई गलती नहीं है तो नो एरर होगा। तो देखिए बहुत सारे लोग नए हैं, उनको लग रहा होगा कि सर कैसे क्या होगा। तो पहले मैं बता दूं कि एवरीवन यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, वर यहाँ वर्ब है, हैप्पी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टू हियर इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, 2 + B1 है, क्लियर।
अबाउट मतलब प्रीपोजिशन है, हिज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं एक कंसेप्ट यहाँ दिया हूँ, आप इस कंसेप्ट को जरूर अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। लिखा है कि एवरीवन, समवन, जैसे एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी। ठीक है, इसको इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है। और मैंने एक प्रोनाउन का क्लास आपके चैनल पर पहले भी ग्रामर में दिया है, तो आप उससे ज़रूर देखेंगे। तो कह रहा है ये सब जो है ना, ये लिखा है कि हमेशा सिंगुलर में काम करता है, ये सब के सब सिंगुलर में काम करेंगे। तो ज़रा सोचिए कि अगर ये सिंगुलर में काम करते हैं और इन्हें सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए आने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर में होगा। तो साफ साफ हिंदी में लिखा है मैंने कि एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये सब जो है सिंगुलर में काम करता है और आने वाला वर्ब और प्रोनाउन भी कैसा लेता है, सिंगुलर भी लेता है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि एवरीवन मतलब सिंगुलर है, वाज या वर दोनों में से देखना है कि एवरीवन वाज या वर वेरी रिच कौन होगा। तो एवरीवन सिंगुलर है तो वाज होगा, वेयर नहीं होगा। तो आपका यही देखना है कि ये सिंगुलर में काम कर रहा है कि प्लूरल में। तो आपका तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन अब बनाते हैं। यानी आप समझ गए कि एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबॉडी सिंगुलर है। तो जब आप समझ गए तो यहाँ देखिए लिखा है कि एवरीवन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के ए सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए। देखिए वर्ब प्लूरल आ रहा है, वर, ये गलती है, यही गलती है आपका, यहाँ वाज होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि एवरीवन ये वर्ब वाला लाइन कहाँ लिखा है, जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा एरर होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको बी में लिखा गया एवरीवन, ठीक है, वर हैप्पी। अब ये मत सोचिएगा कि इम्प्रूव करके, सुधार करके लिखा हुआ है, एरर में सुधार करके नहीं लिखेगा, वो लाइन ही लिख देगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एवरीवन वाज होना चाहिए था, तो एवरीवन वर है, यही गलती है। तो आपका गलती वाला पार्ट क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसी तरह की परेशानी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने कॉपी पे लिख भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर देखिएगा तो लिखा है द टीम, टीम यहाँ पे सब्जेक्ट है। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। देखिए टीम अकेले नहीं बनता है, टीम में कम से कम एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं। अब जैसे क्रिकेट का टीम है तो 11 होगा, बहुत सारे टीम हैं जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं। ठीक है, तो लिखा है टीम वाज नाउ इन द फील्ड, कह रहा है कि ये टीम सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है। लिखा है कि टीम जो है, मतलब टीम कहने का मतलब सभी सदस्य हैं जो वो फील्ड में थे। सही है, यहाँ पे टीम सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है। एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, और सभी लोग जो थे अपने जगह ले लिए थे। मतलब टीम जो था वो फील्ड में गया, तो जब टीम फील्ड में जाएगा तो सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए जब टीम जो होता है वो मिलकर काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने से पहले मैं यहाँ आपके एक कंसेप्ट देता हूँ। कंसेप्ट 2 है, आप इसे ज़रूर समझें। लिखा है क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन, जैसे देखिए जूरी, कमिटी, टीम, आर्मी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में मतलब सकारात्मक रूप से हमेशा सिंगुलर में काम करता है। जैसे देखिए मानिए टीम है, तो टीम में मानिए 11 लोग हैं, सब लोग एक साथ मिल गए हैं सामने वाले को हराने के लिए, तो सब में पॉजिटिव है, सब में एकता है, तो सब मिलकर भी एक हैं। 11 हैं लेकिन 11 नहीं है, 11 मिलकर एक हैं क्योंकि एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो हमेशा सिंगुलर में काम करता है। तो जब वर्ब और प्रोनाउन भी क्या होगा, इसका सिंगुलर होगा। अब देखिए इसके लिए प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव देखेंगे तो इट या इट्स होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, लिखा है द जूरी, जूरी देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, जूरी या डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन है, जूरी में एक से ज़्यादा जज होते हैं। ठीक है, लिखा है द जूरी गेव देयर ओपिनियन टू डू वर्क, मतलब जूरी मतलब एक से ज़्यादा सदस्य अपना विचार दिए होंगे काम को करने के लिए। देखिए विचार दिए होंगे, सब मिलकर एक ही विचार दे दिया, कहीं असहमति तो दिख नहीं रहा है, तो ये सिंगुलर में काम करेगा। तो देखिए गिव गलत है, गिव्स होगा, और ये देयर गलत है, इट्स होगा। तो ये समझ गए होंगे आप कि ये टीम भी डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे जब टीम डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है तो देखिए सिंगुलर में काम करेगा, तो वाज वर्ब आया है, इन सही है। अबाउट टू टेक है भी सही है। देखिए देयर लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, तो देयर आया है। देयर कब होता है, जब प्लूरल होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्लूरल सही है, तब तो ये टीम के साथ वाज नहीं वेयर होना चाहिए था, और टीम विभाजित हो जानी चाहिए था। यहाँ तो टीम एक तौर पे काम कर रही है। ऐसे भी समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिव नाउन जब मिल के काम करता है तो सिंगुलर में काम करता है। तो यहाँ पे देयर ही गलती है, देयर के बदले इट्स होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो देखना है कि देयर प्लेस किस ऑप्शन में है, नो एरर तो होगा नहीं।
लिखा है नाव इन द फील्ड, तो ये तो गलत है नहीं। अबाउट टू टेक देयर प्लेस, देखिए देयर वाला ही लाइन गलत है, तो आपका आंसर सुधार के नहीं देगा बल्कि वो एरर वाला ही पार्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए ऐसे सारे स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए और सारे को आप नोट डाउन करते चलेंगे, और ऐसे कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। लिखा है द लायंस, देखिए यहाँ पे लायन सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा शेर की बात हो रही है, एक काउंटेबल नाउन है प्लूरल में। तो याद रखिएगा जब सब्जेक्ट के स्थान पे काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। क्लियर। अब आगे लिखा है द लायंस किल द, देखिए किल्स नहीं, पहले किल बनाइए, गलती है, लायंस प्लूरल है तो यहाँ पे ठीक है किल होगा, एक किल में से ये हटा दीजिएगा, मेरी गलती है, मैंने टाइपिंग में इसको गलत किया है, तो आप इसे सुधार लेंगे, ये आपका एरर पार्ट नहीं होगा। द लायंस किल आप समझेंगे, द लायंस किल द एनिमल्स, कह रहा है कि बहुत सारे जो शेर हैं मार देते हैं जानवरों को। तो देखिए लायन सब्जेक्ट है, किल यहाँ समझेंगे, एस नहीं, तो किल आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और आपका एनिमल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखिए लायंस प्लूरल है, तो कह रहा है कि जो बहुत सारे शेर हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेर हैं मार देते हैं जानवरों को, एंड और ईट खा जाते हैं। देखिए लायंस के लिए यहाँ लायन प्लूरल है तो ईट वर्ब प्लूरल है यहाँ पे, और वहीं शेर खा जाते हैं हिज मीट, किसके मांस को, जानवरों के मांस को। तो यहाँ देखिए जानवर कितना है, प्लूरल में है, तो प्लूरल के लिए याद रखना होगा हीज या हर या इट्स नहीं होता है, देयर होता है। ऐसे मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ दिया हूँ, आप देखिए इसको, लिखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर होता है, याद रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव सिंगुलर होता है, तो पॉजिटिव में होता है क्या है सिंगुलर में, मेल होगा तो हीज होगा, फीमेल होगा तो हर होगा, और किसी नॉन लिविंग की बात होगी तो इट्स होगा। तो यहाँ तो एनिमल्स की बात हुआ है तो ये तो सिंगुलर है नहीं। अब दूसरा लिखिए, प्लूरल सब्जेक्ट में पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लूरल होता है, देयर होगा, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे नॉन लिविंग हो, कोई भी हो उसका प्लूरल में देयर होगा। आप इसको ध्यान से समझिए, लिखा द 5 टीचर्स, टीचर लगा लेंगे, एस यहाँ होगा, द 5 टीचर्स, एस यहाँ जोड़ लेंगे आप। लिखा है द 5 टीचर्स मतलब 5 जो शिक्षक हैं, कॉल, देखिए टीचर्स अगर हम कह रहे हैं तो प्लूरल है, ये जो 5 टीचर हैं ठीक है, कॉल बुलाते हैं, देखिए टीचर्स अगर हम लिख रहे हैं तो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है, जो 5 शिक्षक हैं बुलाते हैं, ठीक है, हिज स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थियों को। देखिए अगर टीचर्स 5 हैं तो उनके विद्यार्थी टीचर्स के, तो यहाँ पे हिज नहीं होगा बल्कि टीचर्स यहाँ प्लूरल समझ रहे हैं तो देयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप टीचर्स लिख लेंगे, आप जब इसे नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी पर और डायरी पर तो टीचर्स लिखेंगे, यहाँ पे समझ जाएंगे आप। तो आप यहाँ आप देखिएगा तो कह रहा है कि ये जितने बहुत सारे लायन हैं मार देते हैं, खा जाते हैं जानवरों को और खा जाते हैं उनके मांस को, तो एनिमल के लिए यहाँ पे हिज नहीं होगा, एनिमल एक से ज़्यादा है इसलिए देयर होगा। तो आपको देखना है कि हिज मीट वाला पार्ट कहाँ है, तो किल द एनिमल, ये तो सही है, नो एरर, ये तो होगा नहीं, द लायंस होगा नहीं। ये देखिए आपका डी वाला पार्ट में गलत है, आपका हिज नहीं है, देयर होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए काफ़ी सॉरी मेरी तरफ से, वेरी सॉरी कि मैंने यहाँ किल्स लिख दिया है, किल कर लेंगे आप, और एक मेरी तरफ से और यहाँ टाइपिंग में गलत हुआ है कि टीचर्स कर लेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि अगले में गलती ना हो, बट कभी कभी टाइप में हो जाती है, तो वेरी सॉरी। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। लिखा है आवर बिलोव्ड मतलब हमारे प्रिय, हमारे प्यारे, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, इज नोन। ठीक है, इज नोन देखिए ध्यान से, इज के बाद V3 है तो इज एम के बाद तो ऐसे V4 लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन इज एम के बाद V3 आ जाए ना तो ये पैसिव वॉइस कहा जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हमारे मतलब जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं इज नोन जाने जाते हैं बाय द प्रोमिनेंट फिगर, एक मतलब उचित फिगर के द्वारा, ऑल ओवर मतलब उनकी एक पहचान है, फिगर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ठीक है, तो एक देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, आवर बिलोव्ड प्राइम मिनिस्टर ये सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब हो गया, नोन जो है V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव वॉइस है, बाई लगा है, और ये बाकी जो देख रहे हैं आप द प्रोमिनेंट फिगर से लेकर ए वर्ल्ड तक ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको मैं एक कंसेप्ट देता हूँ, आप जैसे कॉपी पे लिखेंगे, ये भी आई है, बहुत बार आता है। देखिए लिखा है कि पैसिव वॉइस हो, जैसे आपके पास एक सेंटेंस हो पैसिव वॉइस, ऐसे पीछे सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है, इज नॉन है, तो कह रहा है पैसिव वॉइस में वर्ब नॉन या ऑब्लिग्ड रहता है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक पैसिव वॉइस आपके पास हो और उसमें वर्ब नॉन हो या ऑब्लिग्ड हो तो ये V3 का काम करता है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जितने भी पैसिव वॉइस आप लिखते हैं और पैसिव वॉइस में जो आप V3 लिखते हैं उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि पैसिव वॉइस में वर्ब जो नॉन और ऑब्लिग्ड है पास्ट पार्टिसिपल में रहता है,
तो प्रीपोजिशन देखिए अक्सर पैसिव वॉइस में सबको पता है कि बाई लगता है, लेकिन यहाँ बाई नहीं होता है बल्कि टू होता है। यहाँ लिखा है कि अगर पैसिव के रूप में नॉन या ऑब्लिग्ड पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे है तो वर्ब आपका बाई नहीं होगा, टू होगा। देखिए कि यहाँ सेंटेंस भी लिखा है मैंने पैसिव में, लिखा है यू एंड आई आर नॉन। देखिए यू एंड आई हो गया सब्जेक्ट प्लूरल, आर वर्ब आ गया, नॉन V3 आ गया, हिम तो यहाँ पे याद रखना होगा टू होगा क्योंकि इसके बाद बाई नहीं होता है। तो यहाँ चीज़ वही गलती है। आवर बिलोव्ड हमारे प्रिय प्रधानमंत्री इज नॉन, तो इज नॉन के बाद यहाँ बाई गलत है, पैसिव वॉइस है तो टू होना चाहिए था। तो ये बाई वाला लाइन कहाँ है देख लेंगे, तो आप देखेंगे तो वहीं आपका आंसर होगा। देखिए ए में लिखा है इज नॉन बाई, यह बाई नहीं होना चाहिए था टू, तो आपका आंसर क्या होगा, एप्पल होगा। देखिए सारे कंसेप्ट को मैं कहूँगा कि आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ज़रूर इसे अपने कॉपी पर आप डायरी पर लिखेंगे, क्योंकि मैं पूरे सीपीओ के सेशन में ऐसे ही बात करने वाला हूँ। क्लियर, मैं डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पे बात करूंगा, जो आपके एग्जाम में आए, जो पैटर्न है उस पर बात करूंगा। मैं टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला कि नाउन का प्रोनाउन का, ये तो फिर आप हमसे पढ़ने लगेंगे, आप एग्जाम की नहीं बात करेंगे। देखिए हम लोग एग्जाम के लिए, एग्जाम में स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए नहीं, तो आप इस बात को ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत आसान है। लिखा है हेयरिंग, हेयरिंग मतलब होता है सुनना, ठीक है। दीज स्ट्रेंज नॉइज, जिस तरह के अजनबी आवाज़ को, अबव ऊपर लिखा है द थॉट एट वंस ऑकर्ड, ठीक है, एक बार विचार आया, ऑकर्ड मतलब आना, उत्पन्न होना, टू मी मुझे, दैट की द थीप्स हैड इंटर द हाउस, की चोर जो है घर में घुस चुके हैं। देखिए दीज और दोज का यूज कब किया जाता है, जब पहले किसी बात को बताया गया हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो जो दीज लिखा है ये किसके लिए आ रहा है, इस बात का चर्चा ही नहीं है। क्या ये बता रहा है कि किस तरह की आवाज़ आ रहा है, नहीं ना, ये पहले पता ही नहीं कौन आवाज़ कर रहा है, तो इसीलिए दीज गलत है, केवल दीज हटाना, इसीलिए ज़्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेंगे कि दीज वाला कहाँ पे आपका है, तो ए में है, देखिए यहाँ है, तो आपका आंसर ए होगा। देखिए सैनोनिम्स के बारे में मैं बताया था। देखिए सैनोनिम्स में मैं हर का आपका एक हिंदी मैं लेकर आ रहा हूँ, हर का मैं वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, तो ज़रूर आप देखें। लिखा है यहाँ, लिखा है इंटरफेयर से बना है इंटरफेरेंस, इंटरफेयर, ठीक है। इंटरफेरेंस हस्तक्षेप होता है, बाधा, इंटरफेयर मतलब होता है वर्ब है, हस्तक्षेप करना, तो इंटरफेरेंस नाउन है, बाधा हो जाएगा। अब देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया है डेफरेंस, देखिए एक होता है डिफरेंस होता है और एक होता है डेफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है आदर या सम्मान, इसका साइनो बहुत बार एग्जाम में आया है। रेस्पेक्ट होता है, ये नहीं कि ऑप्शन में जो दिया है उससे क्वेश्चन नहीं आता, आता है। तो डिफरेंस मतलब होता है आदर या सम्मान, तो इसका साइनो रेस्पेक्ट होगा। ऑब्स्ट्रक्शन हस्तक्षेप या बाधा, तो इंटरफेरेंस मतलब ये हस्तक्षेप बाधा है, साइनो है, तो आंसर बॉय होगा। थर्ड में लिखा है ऑनर, ऑनर मतलब ये होता है सम्मान या आदर, ठीक है। और फियरफुल मतलब होता है भयावह, तो आप देखेंगे तो डिफरेंस और ऑनर एक दूसरे का साइनो हो गया, और एक देखेंगे लेकिन इंटरफेरेंस का हमारा देखना है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बी होगा। देखिए इसको हम तो कहेंगे कि आप ज़रूर इसे लिखते चले, क्योंकि हम लोग सैटरडे एक टेस्ट रखेंगे सीपीओ का, पूरे वीक हम लोग पढ़ेंगे लेकिन सैटरडे को एक मॉक टेस्ट करेंगे, एवरी सैटरडे देखेंगे कि हमारा कैसा स्कोरिंग हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सैनोनिम्स का, लिखा क्वेरी। क्वेरी मतलब अगर देखा जाए तो शिकार होता है, ठीक है। क्वेरी मतलब होता है दोस्त, जैसे मैं उनका झूठ का शिकार हो गया, उन्होंने झूठ मूठ का मुझे बदनाम कर दिया, ठीक है, तो उसी को शिकार बोलते हैं क्वेरी। देखिए क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है तलाश या खोज, यहाँ लिखा है क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश या खोज। सेकंड लिखा है डिनोवेंस, डिनोवेंस मतलब होता है निंदा करना, यहाँ मैंने लिखा है डिनोवेंस मतलब निंदा करना। क्वैक, क्वैक मतलब ये होता है भूचाल, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज कुछ काम हो जाना, भूचाल। और चौथा लिखा है विक्टिम, किसी चीज़ का शिकार, ठीक है, तो आपका सैनोनिम्स है तो क्या जाएगा, डॉग जाएगा। एक बात और मैं कहूँगा कि ये जो सैनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने में हर किसी को मन नहीं लगता, लेकिन पढ़ना है, एग्जाम में आता है, तो आप ज़रूर देखें इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कॉन्जिकेटर, कॉन्जिकेटर मतलब होता है अनुमान लगाना, तो देखिए नॉलेज मतलब तो जानकारी होता है, तो होगा नहीं। बैज मतलब होता है पक्षपात, बैज का हिंदी होता है पक्षपात, भेदभाव, ठीक है। ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, ये होगा नहीं। गेस मतलब होता है अनुमान लगाना, तो आपका आंसर ही जाएगा, डॉग जाएगा, सच्चाई होगा। अब आगे देखेंगे आप तो लिखा है लिखा है VER, तो ये हो गया वेरसीमिलिट्यूड, वेरसीमिलिट्यूड मतलब होता है सत्यता, सही सही। देखिए पहला लिखा है ग्रोटेस्क्यू, ये होता है विकृत, ऐसे होता है, इसको विलक्षण भी कहते हैं, जो खराब होता है। ऑथेंटिकेटेड मतलब होता है सत्यता, तो देखिए ये आपका जो है इसका सैनोनिम्स हो गया। फेस्टिव, फेस्टिव मतलब आनंदमय, जो बहुत अच्छा लगे आपको, तो ये तो होगा नहीं। फैंटास्टिक मतलब होता है एकदम सबसे अलग, अजीबोगरीब, नया, तो इसको असाधारण कहेंगे। लेकिन ये जो वेरस्टिम्युलेटेड वर्ड है आपका सत्यता होगा, ऑथेंटिकेट होगा। क्लियर। अब आइए 1, अब आपका 5 नंबर अभी वर्ड है आपका सैनोनिम्स, एनिहिलेट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है।
एनिहिलेट मतलब होता है बिगाड़ना या नष्ट करना। तो देखिए पहला लिखा है सोल्व, हल करना, होगा नहीं। इनिशिएट, आरंभ करना, नहीं होगा। डिड्यूस मतलब अनुमान लगाना, नहीं होगा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट करना होगा। आप जरूर इसे लिखते चलेंगे। वन वर्ड में आइए, लिखा है आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, ड्रामेटिक इंटरप्रेशन। जैसे देखे होंगे किसी चीज़ को आर्ट के रूप में, कला के रूप में बताना, म्यूजिक के रूप में बताना और ड्रामा के रूप में बताना। किसी चीज़ को आप ऐसे व्याख्या कर रहे हैं तो इसको व्याख्या, इंटरप्रेशन मतलब होता है व्याख्या, उल्लेख। तो देखेंगे यहाँ व्याख्या कौन से ऑप्शन को कह रहा है, रिपोर्ट मतलब तो सूचना, ठीक है। लिखा है रेंटिएशन, ये देखिए व्याख्या है तो आपका आंसर ये होगा। इमिटिएशन मतलब होता है अनुकरण, जिसको नकल भी कहते हैं। और रिपेरेशन मतलब होता है नुकसान भरना, तो ये होगा नहीं, आपका आंसर बॉय होगा। चारों ऑप्शन इसलिए मैंने हिंदी लिखा है कि सबका एग्जाम में अलग अलग यूज है, तो आप जरूर लिखते चलेंगे, सभी एग्जाम में आते हैं। सेकेंड वन वर्ड में आते हैं तो लिखा है पर्सन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री, मतलब एक ऐसा आदमी जो अपना देश छोड़ देता है। लिव मतलब होता है छोड़ना, हिज ऑन कंट्री अपने देश को छोड़ देता है। इन ऑर्डर टू इसलिए, टू गो कि वो जाना चाहता है, एंड लिव इन अनदर और दूसरे देश में रहना चाहता है। मतलब अपने देश को छोड़कर जाने वाला, मतलब परदेसी जिसको कहते हैं हम। तो पहला ऑप्शन लिखा है एक्सपेट्रिएट, प्रवासी, ठीक है। दूसरा लिखा है इमिग्रांट, अप्रवासी, ये दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। थर्ड लिखा है इमिग्रांट, ये हो जाएगा, इसी को कहते हैं एक जगह से अपने जगह छोड़कर दूसरे जगह जाने वाला, तो इमिग्रांट होगा, तो आपका आंसर सी होगा। रिफ्यूजी मतलब तो शरणार्थी होता है, ठीक है, इसको खाना बदोश का जीवन कहा जाता है। और ये चारों ऑप्शन अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो जरूर इसे आप नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, लिखा है दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, लिखा है कि वह जिसको हम लोग टाल नहीं सकते। अवॉइड मतलब होता है टालना, मतलब जिसे हम टाल नहीं सकते, मतलब जिसका होना अनिवार्य है, अब कोई उसे बच नहीं सकता। तो पहला इनएस्टिमेबल मतलब तो अनमोल होता है, जिसका बहुत ज़्यादा कीमत हो, जिसका कोई कीमत ही नहीं हो, मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं लगाया जा सके, तो ये तो होगा नहीं। इनडिफरेंट मतलब उदासीन, उदासीन उसको कहते हैं चाहे आप उसे डांटो चाहे उसकी बुराई करो, हमेशा एक जैसा रहता है, तो इनडिफरेंट है वो। इनइविटेबल, यही आपका आंसर होगा, अनिवार्य होता है, जरूरी होता है, बहुत बार वन वर्ड में पूछा है। इनफैलिएबल मतलब होता है जो कभी असफल ही ना हो, जिसमें दोष ही ना हो, दोष रहित कहते हैं। तो चलिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे लिखते चलेंगे। वॉकिंग इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति देखे होंगे जो सोए सोए कहीं और जगह चला गया, टहलते हुए, नींद में ही चलने की आदत है, जिसे नींद में चलने वाला जिसको कहते हैं। देखिए एक लिखा है स्लीप हेड, इसको निद्रालु आदमी कहते हैं, कहीं भी खड़ा होकर झपकी ले लेता है, तो स्लीप हेड, ये तो होगा नहीं। सोमनाम्बुलेंस मतलब होता है उनिंदापन, मतलब वो कभी देखिए आधा नींद में है, आधा जगह है आधा नींद में है। इंसोमानिया, अनिद्रा रोग, इसको भी वही कहते हैं जो नींद आने वाला। देखिए सोमनाब्यूलिज्म होगा, नींद में चलने वाला, तो डॉग हो जाएगा आपका। चलिए अंतिम वन वर्ड है, लिखा है कि शोइंग, दिखाता हो। ए डिसलाइक, नापसंदगी। ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को। इम्प्रॉपर मतलब वो पूरी तरह से नकारता नहीं है, बल्कि हल्का सा अनचाहे में वो कहता है कि नहीं ये खराब है, तो ऐसे स्थिति में वो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा है, मतलब वो जरूरी है, औपचारिक रूप से अनिवार्य है। तो देखिए पहला लिखा है र्यूड, र्यूड मतलब तो होता है असभ्य, कठोर। प्रीम, प्रीम मतलब होता है जरूरी, मुख्य, जिसको कोई टाल भी नहीं सकता, तो ये आपका सही है, मतलब जिसको इम्प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं आप। जैसे देखिए, जैसे डॉक्टर मुझे दवाई देता है और मुझे इम्प्रॉपर तरह से मैं कह रहा हूँ कि मैं दवा नहीं लूँगा, मैं दवा नहीं लूँगा, जबकि वो बीमारी से ठीक होने के लिए दवा लेना जरूरी है, तो मुख्य है हमारे लिए, इसीलिए हम उसको प्रेम कहेंगे। क्रूड मतलब तो अशिष्ट होता है, तो होगा नहीं। स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, तो आपका आंसर बॉय होगा। देखिए आपको मैं यही बताऊंगा कि एवरीडे मैं ऐसे आपके वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए और ज़रूर इस चैनल का आप हिस्सा बनिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। एवरीडे मैं आपके लिए सीपीओ का ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा और सब दिन अलग अलग टॉपिक को मैं लेकर आऊँगा। सब दिन एक ही जैसे टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक को आपको इस चैनल पर पढ़ाऊँगा, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। नाउ थैंक यू।